Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा। ईरान यूएसए युद्ध को 5 हफ्ते हो गए हैं। मतलब ये वीडियो 2 दिन पहले आनी थी, 2 दिन बाद आ रही है। कान पकड़ के सबसे माफी मांगता हूँ, थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे तो डिले हो गया। बाकी नजर अब भी तैनात है इस लड़ाई पर, पल पल की खबर देंगे आपको, निश्चित रहिएगा। तो शुरू करते हैं 26 तारीख से। जैसा कि आप जानते थे कि पिछला अल्टीमेटम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने का 27 तारीख तक का था, और 26 तारीख को जब पीस टॉक से कोई रिजल्ट नहीं निकला तो ट्रम्प ने झुंझलाहट में कह दिया कि भाई आपको तो हम हेल्थ दिखाएंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुला। बट साथ ही में उन्होंने ये अल्टीमेटम 6 अप्रैल तक बढ़ा भी दिया। और तो और इस पॉज के दौरान भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्ट्राइक जारी रखी। उन्होंने ईरानी न्यूक्लियर साइट इंक्लूडिंग अराक हेवी वाटर फैसिलिटी और हरदकान येलो केक प्लांट दोनों को प्रिसाइज स्ट्राइक से उड़ा दिया। मतलब पीने के पानी को हिट करके ये क्या करना चाह रहे हैं, मतलब इंसानियत बचा रहे हैं या इंसानियत को मिटा रहे हैं, ये आप पिक करो। ये हमले आगे भी जारी रहे। और तो और 28 की सुबह यूनाइटेड स्टेट्स ने 2000 किलो का बंकर बस्टर बम यूज किया ताकि इस्फहान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया जा सके। ये टारगेट भी हुआ, लेकिन अभी तक रेडिएशन की कोई साइंस नहीं है। इन सभी हमलों के जवाब में ईरान ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 18 टेक कंपनियां जो कि गल्फ में अपना डेटा सेंटर रखे हुए हैं उनके नाम थे। ये 31 तारीख को इसे अल्टीमेट दिया गया था, 24 घंटे में इसे खाली कर दो, क्योंकि 8 बजे के बाद ईरान उस पर स्ट्राइक करने जा रहा है 1 अप्रैल को। मजे की बात पता है क्या है? अमेज़न का तो नाम भी उस लिस्ट में नहीं था, फिर भी इकलौती कंपनी जिसका डेटा सेंटर 1 अप्रैल को ईरान ने उड़ाकर अप्रैल फूल कहा वो अमेज़न थी। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। इस धमकी के बाद यूएसए ने डिसाइड किया कि अब ग्राउंड स्ट्राइक की ओर बढ़ते हैं और इनकी जमीन कब्जा करते हैं। उसने अपनी रीइंफोर्समेंट बढ़ा ली। खर्ग आइलैंड को टारगेट करते हुए यूएसए ने अपनी इन्फोर्समेंट को बढ़ाया और 50,000 की स्टैंड बाय आर्मी को 57,000 तक कर दिया। और तो और यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर, ये दोनों एम्फीबियस शिप्स हैं, इनको भी डिप्लॉय कर दिया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास। जानते हैं इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? ईरान ने मजे लेते हुए 5000 प्लस नई बनाई कब्रों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए कहा कि आप आइए तो सही, आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा यूएसए के इन सारे एक्शंस को यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके, फ्रांस सभी इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि ये वॉर इलीगल है और इस इलीगल वॉर में हम यूएसए का साथ नहीं दे रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप की खींच तो जाहिर है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमेज़न पर 1 अप्रैल ईरान ने हमला कर दिया। ईरान खाली अमेज़न तक नहीं रुका, ईरान ने अपने ड्रोन स्ट्राइक से इराक के इरबिल में जो कैस्ट्रॉल का सेंटर था, रिफाइनरी सेंटर, यूके बेस्ड कंपनी है, उसे भी टारगेट किया और आग की लपटों में उसे भी जलाकर राख कर दिया। इजराइल और यूएसए अब अपने डर्टी फेसेस शो कर रहे हैं। जानते हैं कैसे? अब वो पब्लिक और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहे हैं युद्ध के नाम पर। इजराइल और यूएसए ने मिलकर $400 मिलियन का सस्पेंशन ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको B1 ब्रिज कहा जाता था, जो टॉलेस्ट ऑफ द गल्फ रीजन था। ये ब्रिज तेहरान के करज में था। और तो और ईरान की मेजर एम्यूनेशन फैसिलिटी जो इस्फहान में है उसे भी टारगेट करते हुए इजराइल ने उड़ा दिया। ईरान ने 2 और 3 तारीख को भी अपना रिटेलिएशन जारी रखा। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स के साथ फतेह 2 मिसाइल का कॉम्बो बनाकर जब ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट किया तेल अवीव पे, उसका जवाब किसी भी इंटरसेप्टर के पास नहीं था, चाहे फिर वो पेट्रियट हो, थार्ड हो या उनका आयरन डोम। तेल अवीव और पेता तिकेवा में बहुत भारी तबाही हुई है। हालांकि इजराइल ये खबर बाहर नहीं आने देना चाहता है, बाकी देखते हैं। दोनों तरफ से तेज तर्रार हमले जारी हैं।
ईरान ने अभी भी स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज रखा है। यूएसए की खींच है कि वो जल्द से जल्द उसे फिर से शुरू करवा पाए ताकि ग्लोबल बैलेंस बना रहे। इन सब के बीच अब तक 1900 से प्लस सिविलियंस की जान ईरान में जा चुकी है और तो और 5000 प्लस सिपाहियों ने भी अपनी जान गंवाई है। 20,000 प्लस करीब इंजर्ड है अब तक। आगे और पता नहीं कितने अपनी जान गंवाएंगे और कितने घायल होंगे इस युद्ध में। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और कच्चा तेल भी $114 पर बैरल क्रॉस कर गया है। बहुत जल्द ये 150 भी पहुंचेगा। देखते हैं ये कब तक रुकता है। ये तो हुई युद्ध की बात। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस और आंसर्स पे। सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि चाबार पोर्ट का क्या स्टेटस है। जैसा कि सब जानते हैं कि चाबार पोर्ट डेवलप बाय इंडिया है जो ईरान में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया था ये इस युद्ध से पहले दैट हमने जो अब तक उसमें खर्चा किया है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। जो $120 मिलियन का इक्विपमेंट सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट का खर्चा था वो 2024 में खत्म हो चुका है ऑलरेडी। सो 2024 के बाद हमने दोबारा फंडिंग नहीं करी है इस पोर्ट पर। और पिछले कई बजट्स में भी ये देखने में आया है कि इस पोर्ट को लेके और कोई नई फंडिंग नहीं की जा सकी है। पिछले बजट्स में भी ये कंफर्म हुआ है कि इस पोर्ट पर और फंडिंग नहीं की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की नज़र ईरान पर पिछले साल से थी। रीज़न जब यूएसए ने पिछली बार भी 14 टन के बम से लास्ट ईयर स्ट्राइक की थी ईरान में, तो गल्फ तब से ही अनबैलेंस सिचुएशन में था ही। तो इंडिया ने इस गड़बड़ सिचुएशन में चाबार पोर्ट से अपने सारे फंडिंग्स रोक रखे थे ताकि उसका और नुकसान ना हो। बट इन फ्यूचर जब चीज़ें बैलेंस होंगी तो मुझे पूरा यकीन है इंडिया दोबारा इस पर जरूर हस्तक्षेप करेगा और फंडिंग भी करेगा, क्योंकि चाबार एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है इंडिया को। तो अब तक तो चाबार का यही स्टेटस रहा है। अब करते हैं बात ऑयल सिचुएशंस की जो इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म की है। इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि उनके पास 74 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। कमर्शियल कंपनीज के पास उनका अपना अलग से एक रिजर्व होता है। सो पैनिक की सिचुएशन तो नहीं है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और इसके अलावा भारत अपने सहयोगियों से भी इस बात में लगा हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सप्लाईज नहीं रुकनी चाहिए, जिसमें रशिया सबसे बड़ा साथीदार है और तो और अर्जेंटीना भी अपने तेल भारत को देने को राजी है। इमरजेंसी की सिचुएशन अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। पैनिक की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ प्रिकॉशनरी मैनर्स हैं, जैसे 35 दिनों पे सिलेंडर की बुकिंग हो सकता है थोड़े समय के बाद कुछ रुपीज में तेल के दाम बढ़ जाएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो ताकि ये जो तेल का संकट आ सकता है वो ना आए। बाकी एक फन फैक्ट बताऊं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 30 दिन की मोहल्लत दी थी भारत को, तो हमारे ही देश के लोग और अपोजिशन के लीडर्स हमें मॉक कर रहे थे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को मॉक कर रहे थे। भाई ये तो पपेट हो रखा है, इसके बिना ऑर्डर के तो ले ही नहीं सकते। बट एक और बात बताता हूँ मैं, साल के शुरुआत में जब यूएसए ने वेनेजुएला को इन्वेड किया और उसके कच्चे तेल पे कब्जा कर लिया, आप जानते हैं उस तेल को रिफाइन करने की जो मशीनरीज हैं वो पूरी दुनिया में बहुत गिनी चुनी है। वेनेजुएलन क्रूड को रिफाइन करने की कैपेसिटी वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी कंपनियां ONGC और जामनगर दोनों भी भारत की हैं। इन दोनों रिफाइनरी के अलावा कोई इक्का दुक्का ही रिफाइनरी है जो उस क्रूड को रिफाइन कर सकती है, क्योंकि बाकी देशों में तो क्रूड लिक्विड फॉर्म में है। वेनेजुएला का जो क्रूड है वो कीचड़ की तरह होता है, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ सल्फर है, जो रिफाइनरीज को खराब भी कर देता है। तो अगर इंडिया से रिश्ते बिगड़ते हैं तो 304 बिलियन बैरल लीटर जो तेल है या क्रूड कहें उसे, वो रिफाइन कैसे होगा? और रिफाइन नहीं होगा तो बिकेगा कैसे? और तो और वो क्रूड चाहे किसी को भी यूएसए बेचे, बिना इंडिया के तो वो साफ भी नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिए कौन किसकी कठपुतली है और कौन किस पर डिपेंडेंट है। बाकी सबके अपने अपने विचार, इसमें मैं क्या ही बोलूं। जाते जाते एक और अच्छी बात सुन के जाइए। अच्छी बात इसलिए कि क्रिटिसिज्म तो सारे करते हैं, अच्छी बात भी तो किसी को करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहा है। हम अब भी 100% सेल्फ इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए, लेकिन बिगेस्ट इंपोर्टर से हट के अब धीरे धीरे भारत एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहा है। 2025-26 का ही डेटा अगर बोला जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट ने सबसे बड़ी हाइक की है अब तक, जो 62.66% की है, और करीब 40,000 करोड़ के वेपन्स इंडिया ने अब दुनिया भर को बेचे हैं। फिर वो एवियोनिक्स हो, मिसाइल्स हो जैसे आकाश तीर और अदर मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स हो, फिलीपींस को ब्रह्मोस देना हो या तेजस के ट्रेनर वेरिएंट यूएसए को बेचना हो। सो उम्मीद करूंगा आने वाले भविष्य में भारत 100% आत्मनिर्भर होगा और दुनिया का सबसे बड़ा आर्सेनल एक्सपोर्टर भी बनेगा। बाकी वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है, वो देख के जाना। आज के लिए बस इतना ही। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। Mr. Donald Trump, let me be aware that Nigeria is not Vietnam.
Nigeria is not Afghanistan. Nigeria is not Iraq. Nigeria is not Iran. Nigeria is not Venezuela. If you attempt to encourage and make aggression and send your armed forces to Nigeria to wage war, it's an unscrupulousness. But be aware that our mosquitoes, they are waiting for your soldiers to bite them and infect them with malaria fever to die instantly.